Hello dear friends, how are you? I am Satyanarayan, 2019 batch IPS, and since last few days we people have been discussing the history of Rajasthan. That is, पिछले कुछ दिनों से हम लोग राजस्थान का जो इतिहास है उसको डिस्कस कर रहे थे and we have covered almost the ancient and medieval history of Rajasthan, and then I thought that we should start with the geography syllabus as well. So geography is the another important subject. सो इन दिस सीरीज हम लोग राजस्थान का जो भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आई टोल्ड यू, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू बी एक्वेंटेड विद द सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस है वो हमारी उंगलियों पर होना चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जो है हम सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे और कम समय में जो है वो अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे. सो द मेन फोकस ऑफ माई वीडियोज़ इज़ द RAS एग्ज़ाम. तो द प्रीलिम्स का सिलेबस जो है विच इज़ मैंशनड इन द सिलेबस, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ RPSC, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं: प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाग. ये सब राजस्थान का जो भूगोल है उसका सिलेबस है. राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं. So we will try to cover all these topics in this series so that you find a comprehensive source at one place only. यानी कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े और आप जो है सारा एक ही जगह से आपको पढ़ने को मिल जाए. So first of all we will try to cover जो राजस्थान अध्ययन की जो 4 पुस्तकें हैं उनमें से जो चैप्टर्स हैं. First we will try to cover all those chapters. So in this series we will be starting with class 9 chapter number 2, जो कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण के नाम से है. So this is the prelims का syllabus and we will see that कि जो मेंस का और prelims का syllabus है that is not much different, almost same सा syllabus है. प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, तो पिछले वाले में लिखा हुआ था भौतिक विभाग, तो उसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है. पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और झीलें, से यही सब जो है वो प्रीलिम्स के भी सिलेबस में है. प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, पशुपालन, जंगली जीव जंतु उनका संरक्षण, कृषि, प्रमुख फसलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और जनसंख्या एवं जनजातियां. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ मेंस. तो वी सी दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस. तो जो भी हम we are going to study, we should study from the perspective of both mains as well as prelims. So let's start our chapter. जो सबसे पहला जो टॉपिक है भूगोल में वो है स्थिति एवं विस्तार, यानी कि जो राजस्थान है उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है और उसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है. सो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द बुक एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे दैट आई विल गोइंग टू हाईलाइट. उसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है राजस्थान के जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. सो मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों से कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो याद करें, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को पता है कि जो राजस्थान का जो एक्सपेंशन है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. अगर हम दोनों जो हैं अगर ये डायगोनल्स जो हैं इनको अगर आपस में मिलाते हैं तो एक स्क्वायर टाइप की सी आकृति आती है. तो मोर और लेस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कर्क रेखा जो है जिसका जो हमें कोऑर्डिनेट है वो सबको पता होता है 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री. ये लगभग सबको पता होता है कि 23.5 नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश. तो वो जो है वो राजस्थान के एकदम निचले वाले हिस्से से गुजरती है. तो आप कह सकते हैं कि जो राजस्थान का ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो लगभग 23 डिग्री के आसपास होगा, साउथ वाला जो कोऑर्डिनेट है. और वैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साउथ वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 23 डिग्री 3 मिनट है, जबकि जो कर्क रेखा है वो उसके जस्ट ऊपर से गुजरती है. और जो हाईएस्ट जो है वो है 30 डिग्री. तो हम याद रख सकते हैं 23 से 30 तक, बाकी जो आगे मिनट है वो याद रखना जरूरी नहीं है. उसके साथ साथ जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन जो है यानी कि पश्चिम से जो पूर्व का एक्सपेंशन है उसमें हम देखते हैं कि 69 से शुरू होता है और 78 तक होता है. बट बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से नहीं गुजरती है इसलिए आई डो नॉट थिंक दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन
क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड हियर। सो आप लोगों को बस ये वाली चीज़ थोड़ी सी जरूर याद रहनी चाहिए कि जो 23 डिग्री एंड हाफ है वो राजस्थान के जस्ट नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, और आपको इन जो जिलों के नाम भी है वो पता होने चाहिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। समटाइम इन द एग्जाम यू मे गेट कंफ्यूज, इसलिए आप इसको कुछ भी लाइक आप जैसे बीडी से याद रख सकते हैं, बी फॉर बांसवाड़ा, डी फॉर डूंगरपुर, बीडी, दैट इज़ अ वेरी सिंपल एक्रोनिम। सो आप इसको जिस भी तरीके से याद रखना चाहे वैसे आप रख सकते हैं, लेकिन जस्ट ये याद रखना कि जो राजस्थान का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन है या जो साउथ टू नॉर्थ एक्सपेंशन है दैट इज अबाउट 7 डिग्री, और वो भी 23 से शुरू होता है और लगभग 30 तक जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस। सेकंड जो है वो है कि राजस्थान जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, और जो आप जानते हैं जो हमारा फ्रेंडली स्टेट है पाकिस्तान, जो पड़ोसी देश है, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है उससे हमारे, उसके साथ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग 1070 किलोमीटर है। आई डू नॉट थिंक कि इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर कि लगभग 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल फिगर, याद रह सकता है। उसके बाद जो है वो राजस्थान की कौन कौन से दूसरे राज्यों से सीमा लगती है, तो आई थिंक ये भी आप लोगों को पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। जो नदर्न पार्ट जो है राजस्थान का वो पंजाब और हरियाणा को टच करता है, जो ईस्टर्न पार्ट जो है यानी कि जो पूर्वी सीमा है वो यूपी और एमपी को टच करती है, और जो साउथ वाली जो सीमा है या जो साउथ वेस्टर्न वाली जो सीमा है दक्षिण पश्चिमी, वो मध्य प्रदेश और गुजरात को टच करती है। ये आई थिंक you people are very well conversant with this, so ये basic information introduction में दी हुई थी, so I thought it is important to discuss, otherwise I think you people know about it. Next thing जो है दिस फिगर, हम लोगों ने बचपन में इसको याद किया होता है 3,42,239 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। सो आई डो नॉट थिंक कि एग्जैक्टली फिगर पूछा जाएगा, बट फिर भी याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं कि जो राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो कितना है। बाकी ये तो आप सब जानते हैं कि जो है राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें लाइक इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये वाला फिगर याद रखना जरूरी है कि जो ओवरऑल जो इंडिया का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसका लगभग जो 10% जो है दैट इज कवर्ड बाय राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान है वो भारत के 10% भूभाग को कवर करता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मात खा सकते हैं अगर थोड़ा सा भी ढंग से नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है कि ये इजराइल से कितना गुना बड़ा है, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, इंग्लैंड से। आई डू नॉट थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ऐसे कंपेयर करने बैठ जाएंगे तो फिर तो दुनिया के सारे देशों से कुछ न कुछ कितने न कितने गुना आ ही जाएगा, इसलिए आई डू नॉट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप इट। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फिगर है वो ये है कि उसकी जो नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है और जो ईस्ट टू वेस्ट जो विड्थ है, जिसको हम लंबाई और चौड़ाई कहते हैं, वो कितनी है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और जो पूर्व से जो पश्चिम की या जो पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। तो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद रहते हैं तब भी आपको जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली वो ये है कि जो नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है वो कम है, लेकिन ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर यहाँ पे कई बार क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ट्रू फॉल्स में कि जो राजस्थान का जो नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन जो है वो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन से ज़्यादा है। तो एग्जाम में भी रियली गेट कंफ्यूज कि कौन सा ज़्यादा था कौन सा कम था, इसलिए इसको पहले ही याद रखना जरूरी है कि जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, ना कि जो लेंथ है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो राजस्थान की चौड़ाई है वो लंबाई से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। आई थिंक वी विल बी इजीली रिमेम्बरिंग देम। ओके, सो चलते हैं मैप की तरफ, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में पंजाब की वाली जो सीमा है वो टच हो रही है, उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा जो नॉर्थ में बॉर्डर लगता है, ईस्ट में जो है वो यूपी, साउथ में जो है वो गुजरात, और मध्य प्रदेश जो है वो साउथ ईस्टर्न साइड में है। उसके बाद में पाकिस्तान से हमारी जो लगभग 1070 या 1050 किलोमीटर की सीमा लगती है। 23 से 30 तक हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है, यहाँ से 23 और यहाँ पे जो है वो लगभग 30, और इधर से जो है वो आप याद रख सकते हैं लगभग 70 से जो है वो 78 तक याद रख सकते हैं। ये वाली चीज़ देखिए कि ये जो एक्सपेंशन है वो लगभग मोर और लेस सेम है जो डिग्रीज में है। आपका जो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट 7 डिग्री है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट कितना मिनट वगैरह वगैरह, बिकॉज वो याद रहना बहुत मुश्किल होता है। और जो वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सपेंशन है आपका दैट इज ऑल्सो अराउंड 8 डिग्री। तो आप देखते हैं कि जो किलोमीटर में भी है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो डिग्रीज हैं उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये भी थोड़ा यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि जो वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि वो 8 डिग्री है और ये जो है वो लगभग 7 डिग्री है। उसके बाद में ये जो डिस्टेंसेज में जो है 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर, तो ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट फिगर है, आई थिंक आप लोगों को याद रखना चाहिए। और उसके बाद में जो है वो कर्क रेखा, वो राजस्थान के जो 2 जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी कि BD या DB, वॉटेवर आपको जैसे भी याद रहे आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन से जिलों से गुजरती है। आई डो नॉट थिंक कि वो तहसील तक जाएंगे कि कौन कौन सी तहसील से गुजरती है, उतना डिटेल में आई डो नॉट थिंक, बट से एनीथिंग। चलिए फिर उसके बाद में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं राजस्थान का। सो वी ऑल पीपल नो दैट कि बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जो आज़ादी है 1947, उसके पहले जो राजस्थान है उस पर लाइक यूनाइटेड नहीं था। अलग अलग राजा जो हैं वो अलग अलग जगह पे दे वर रूलिंग, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका वो एक तरीके से दे वर रूलिंग फॉर द ब्रिटिशर्स। तो जो अंग्रेज लोग जो थे वो सर्वे सर्वा थे और वो उन लोगों को ही रिपोर्ट करते थे एक तरीके से, और अंग्रेजों के नाम पर ही जो है वो शासन चलाते थे। तो उनको जो है हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। और हम जानते भी हैं कि जो अलग अलग प्रजामंडल जो थे वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी हुए थे, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आई थिंक इन द नेक्स्ट डिस्कशन ओनली वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो पूरे इंडिया के यूनिफिकेशन का एक चैलेंज था, और जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने इस वाले काम को अपने हाथ में लिया था। तो जो राजस्थान का जो एक तरीके से हम जिसको विलय कहते हैं या फिर जो एक यूनिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो लगभग 6 से 7 स्टेजेस में हुआ था। उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री डिस्कस करेंगे राजस्थान की पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो किस तरीके से अलग अलग जो प्रोविंसेस है, मत्स्य जनपद, अजमेर वगैरह वगैरह, कब कौन सा राजस्थान में सम्मिलित हुआ, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विल डेफिनेटली डिस्कस, बट यहाँ पर जो है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई एम जस्ट लिविंग दैट पार्ट फॉर हिस्ट्री। Okay, so the process of like unification of Rajasthan got completed in 1956, यानी कि जो 1956 है उस टाइम पर जाके जो राजस्थान की जो वो यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। और आप ये लोग भी जानते होंगे कि जो 30 मार्च है उसको राजस्थान दिवस के नाम से 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, याद रहनी चाहिए। उसके बाद में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो 33 जिले हैं राजस्थान में, ये हम सभी जानते हैं। और 7 संभाग है, आई थिंक ये भी हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा याद रख लेंगे। और जो है 241 तहसीलें हैं। अब ये जो फिगर है वो बुक में दिया हुआ है, आई एम नॉट श्योर उसके बाद में कोई नई तहसील बनी है या फिर अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो आई एम नॉट श्योर। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मेरा भी थोड़ा सा जो है नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा। अदरवाइज आई हैव रिलाइड ऑन द बुक, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने जो बुक्स को अपडेट नहीं किया, तो वी कैन रिलाई ऑन देम। ओके, सो अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि जो 7 संभाग है उनमें कौन कौन से जिले कवर होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग जैसे यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं कि जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और अलवर, ये 5 जिले इसमें कवर होते हैं। आई थिंक आप लोग इसको कुछ एक्रोनिम वगैरह बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो मैप में अगर आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है, वैसे तो ये पता होना चाहिए जब हम RAS का एग्जाम लाइक प्रिपरेशन करते हैं, तो ओवर द टाइम वी शुड रिमेंबर कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है। तो आप इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि एक लगभग सर्कुलर जो आकृति है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है मोर और लेस। तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर, अगर आप इसमें कुछ लाइक पोएटिक फॉर्म में अगर किसी भी तरीके से अगर आप दोहे की तरीके से अगर आपको याद होता है तो आप बना सकते हैं। मुझे तो इतना कुछ दिखा नहीं उसमें, इसलिए आई हैव नोट, मैंने अपना ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। उसके बाद में जो है वो अगला है जोधपुर संभाग। तो ये काफ़ी लगभग सबसे बड़ा संभाग है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो जोधपुर संभाग में ऑब्वियसली जोधपुर तो आएगा ही, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर वो कवर होता है, उससे बड़ा जो है वो बाड़मेर वो भी कवर हो रहा है। फिर जालोर, सिरोही और पाली जो है वो थोड़े छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से एक बोतल की शेप में है, लाइक जो राजस्थान का ये वाला पार्ट है वो आप बोतल का ढक्कन समझ सकते हैं, या जो आप दूध की जो एक केटली होती है उस टाइप की सी शेप आ रही है यहाँ पे आड़ी गिरी हुई। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये तो वैसे भी याद रहता है सबको कि जैसलमेर जिला है, जोधपुर संभाग है तो ऑब्वियसली जोधपुर तो होगा ही होगा। और जैसलमेर के जस्ट नज़दीक बाड़मेर है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब जैसलमेर इसमें आ रहा है तो बाड़मेर भी इसी में आएगा। और फिर जोधपुर के पास पाली है तो वो भी सबको पता होता है। फिर जो जालोर और सिरोही है उनको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना सेकंड संभाग। जो थर्ड संभाग है वो है भरतपुर संभाग। तो
भरतपुर संभाग जो है उसमें ईस्टर्न राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, ये जो 4 जिले हैं दे आर पार्ट ऑफ भरतपुर संभाग। उसके बाद में जो है वो कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में कोटा बूंदी हम जानते हैं, दोनों को सेम ही नाम, एक ही नाम से बुलाते हैं, पहले जो है वो एक ही राज्य था। उसके अलावा जो झालावाड़ और 12 डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी पार्ट ऑफ कोटा संभाग। और फिर उसके बाद में जो 2 संभाग बच जाते हैं, जो साउथ वाला जो संभाग है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स उसमें कवर हो रहे हैं, लाइक उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक हियर। ओके, सो उसके पहले है अजमेर संभाग, सॉरी, अजमेर संभाग जो है उसमें नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा एंड टोंक, ये डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं। और उसके बाद जो है उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग जो है उसमें साउथ वाले जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजसमंद, उदयपुर, दुर्गापुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। और उसके बाद जो है वो है उदयपुर संभाग, तो जो उदयपुर संभाग ये कवर्ड है। जो लास्ट बच गया वो है बीकानेर संभाग, तो बीकानेर जो है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट्स। सो दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट ऑफ बीकानेर संभाग। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो भी सिंपल तरीका लगता है इसको याद रखने का वो आप बना लीजिए, बट यस वी शुड नो कौन सा जो जिला है वो कौन से संभाग में है। ठीक है, अब आते हैं मेन जॉब। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का धरातलीय स्वरूप यानी कि रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर का सिंपल सा मीनिंग होता है समुद्र तल से जो उस एरिया की ऊंचाई है। तो उसके आधार पर हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, उच्च शिखर, पर्वत श्रृंखला, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, यानी कि माउंटेन पीक्स और माउंटेन रेंजेस। उसके बाद में जो है हमारे प्लेट्यूज और मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन्स। तो जो उच्च शिखर हैं उसमें समुद्र तल से जो 900 मीटर ऊंचे जो अधिक क्षेत्र हैं उनको हमने उच्च शिखर की श्रेणी में रखा है, यानी कि ये जो है वो माउंटेन पीक्स है। तो जो ओवरऑल राजस्थान का टोटल एरिया है उसका ये 1% से भी कम है। उसके बाद में जो गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, ये लगभग आपको पता होगा। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो आपको मालूम होनी चाहिए, लगभग 1700 मीटर। आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1721 है कि 22 है या 23 है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो लगभग ऐसे आएगा कि अरावली पर्वतमाला की जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन इस तरह से कुछ रहेंगे, 1500 मीटर, 1600 मीटर, 1700 मीटर, 1800 मीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1700 मीटर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में जो है बाकी जो अदर माउंटेन पीक्स है उनके नाम है शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, जरगा और उदयपुर वाला जो रीजन है उसमें कुंभलगढ़। तो इसको अभी डिटेल में हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। सेकंड जो है वो है पर्वत श्रृंखला। तो डिस्क्रिप्शन जो है इसका वो आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन मैप में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया आपको जो दिख रहा है, जो सदर्न अरावली माउंटेन रेंज वाला जो एरिया है वो पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है। उसके बाद जो ये वाला जो बड़ा एरिया है जो नदन अरावली रेंज जो है और जिसमें हाड़ौती का पठार भी शामिल है, ये वाला जो एरिया है पूरा इसको हम पठारी क्षेत्र कह सकते हैं। और जो बाकी जो ये एरिया बच जाता है वो है मैदानी क्षेत्र। तो इस तरीके से इसके 2 मेन एरियाज हैं, एक जो है वो आपका वेस्ट में है जो पूरा मरुस्थल वाला जो एरिया है, और दूसरा जो है वो जो चंबल का जो मैदान है, चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो मैदान है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मैदानी क्षेत्र हैं। तो डिटेल में देखते हैं बाकी तीनों सेक्शंस को। उच्च शिखर हमने देख लिए हैं। सेकंड है पर्वत श्रृंखला। तो जो 600 मीटर से जो 900 मीटर की हाइट वाले जो एरिया है उसको हमने पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में रखा है, और वो राज्य का लगभग 6% भाग में विस्तृत है। तो संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है, जिसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जो राजस्थान के मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है उसको हम पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में रख सकते हैं। और जो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक, यानी कि जो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद ये जो जिले हैं वो साउथ राजस्थान वाले जिले हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो है जयपुर और अलवर में भी इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र, यानी कि जो हाई रिलीफ वाले फीचर्स हैं, तो उसकी जो हाइट है वो लगभग 300 से 600 मीटर के बीच में जो भी एरिया आता है उसको इस वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो जो अरावली पर्वतमाला है उसके दोनों तरफ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि मैप में हमने डिस्कस किया था। आगे अभी अगली वाली स्लाइड में एक बार फिर मैप में देखेंगे कि जो अरावली पर्वतमाला के जो दोनों तरफ का जो हिस्सा है उसको पठारी क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है,
साथ साथ मैंने पिछले वाले जब स्लाइड में मैप में दिखाया था तब कहा था कि जो हाड़ौती वाला जो रीजन है उसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और जो लगभग 31% जो राजस्थान का हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है। तो ये ऐसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। और जो लास्ट जो फाइनल वो है मैदानी क्षेत्र, तो लगभग हाफ ऑफ द एरिया यानी कि 51% एरिया जो है वो आपका मैदानी क्षेत्र में आता है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 150 से 300 मीटर तक है। और इसके मैंने आपको बोला था कि दो बड़े रीजन्स है, पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, और पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है जो चंबल और बनास का जो प्लेन्स जो हैं, बेसिन जिसको हम कहते हैं, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, और ये जो साउथ में जो है वो 56 बेसिन, ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। बिकॉज ये जो रीजन्स हैं, जो मैदान है वो जो ईस्टर्न राजस्थान वाले और जो साउथ राजस्थान वाले, ये नदियों द्वारा सिंचित है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और वो होगा हमारा धरातलीय प्रदेश के आधार पर। तो राजस्थान जो है उसके अलग अलग धरातल हैं, हमने पहले ही देखा। एक तरफ जो है वो मरुस्थल है और बीच में जो है वो अरावली माउंटेन रेंज है, इधर जो है वो पठारी क्षेत्र है और जो बीच में है वो नदियों का मैदान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक विविधताओं वाला प्रदेश है। तो ये जो जितने भी अलग अलग जो राजस्थान के धरातलीय भूभाग हैं उनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार, इस तरीके से ये मेन 4 क्लासिफिकेशन है, और इसको हम फर्दर जो है उसका उप विभागों में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं मैप में, ताकि जो आगे वाले जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अगर हम देखें, ये वाला जो अरावली के जो वेस्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि ये पूरा जो लगभग 2/3 पार्ट ऑफ राजस्थान है, ये हम कह सकते हैं कि ये पूरा रेगिस्तान का मैदान है। लेकिन इसमें भी जो है वो समरूपता नहीं है, यानी कि पूरा जो रेगिस्तान है वो भी एक तरीके का नहीं है। इसमें ये वाला जो पार्ट है वो लूनी नदी द्वारा सिंचित है, इसलिए यहाँ का जो धरातल है वो अलग प्रकार का है। ये इधर वाला जो है वो पूरा का पूरा शुष्क राजस्थान है, यानी कि ड्राई डेजर्ट है, तो वहाँ पे जो बारिश वगैरह है वो बहुत कम होती है। ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली घग्गर नदी का मैदान है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल का पानी भी आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो है सिंचित मैदान हो गया। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है उसको शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है उसको बांगड़ का मैदान कहते हैं। और उसके बाद में अगर हम अरावली पर्वतमाला देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इधर जो है वो ज़्यादा हाई पीक्स हैं, या फिर जो है हाइट वो है ज़्यादा है, लेकिन जो उत्तरी पूर्वी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो उसकी जो हाइट है वो कम है और वो यूनिफॉर्म भी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हाड़ौती का पठार है, इधर जो है वो 56 नदी का बेसिन है, और इधर जो है वो बनास और चंबल का बेसिन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग धरातलीय फीचर्स हैं। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो अरावली पर्वतमाला के जो वेस्ट वाला जो रीजन है, यानी कि जो पश्चिम वाला रीजन है, उसको हम डेजर्ट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वो जो पूरा है एक मरुस्थल है, और ये भारत का विशाल मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, अथवा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये ज़्यादा फेमस नाम है। और जो जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के कवर होते हैं, इंक्लूडिंग बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले। तो काफ़ी सारे जिले हैं जो, बिकॉज राजस्थान का जो 2/3 पार्ट है वो डेजर्ट है। उसमें भी जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है उसमें सबसे पहले है ड्राई डेजर्ट, यानी कि शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पे जो है वो वार्षिक वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, जो एनुअल रेनफॉल है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी वजह से यहाँ जो है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स है, जो बालू का स्तूप, जिनको हम राजस्थानी लैंग्वेज में धोरी कहते हैं, या जो मिट्टी के जो ढेर हैं वो उनको बालू का स्तूप कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और मेनली जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिलों में, ये जो चूरू जिले का जो पश्चिमी भाग है वो इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बहुत ही शुष्क है, और यहाँ की जो वनस्पति होती है वो भी स्पेसिफिक टाइप की वनस्पति होती है, जैसे एलोवेरा वगैरह जो होता है। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो कुछ एरियाज हैं, जैसे पोकर,
जैसलमेर और रामगढ़, वहाँ पर जो है चट्टानी संरचना भी दिखाई देती है। तो ये जो डेजर्ट है यानी कि जो मरुस्थल है उसके नीचे बेसिकली चट्टानें ही हैं, इसकी वजह से जो है चट्टानी संरचना भी दिखाई देती है। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन डेजर्ट रीजन यानी कि मरुस्थल का। जो अगला है वो है लूनी और जो जवाई नदी है उनका बेसिन, यानी कि हमने देखा था कि जहाँ जहाँ जो जिन एरिया से लूनी नदी बहती है वहाँ पे वो एरिया जो है वो दे आर हैविंग अ डिफरेंट ज्योग्राफी, यानी कि वो जो है अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। तो इसमें जो है लूनी और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जैसे जवाई, ये सब नदियां इसमें प्रवाहित होती है और इसका विस्तार जो है वो पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर जिलों के भूभाग में होता है और इसकी वजह से ये जो बेसिन है इसको लूनी बेसिन भी कहा जाता है। उसके बाद में जो तीसरा है वो है शेखावाटी प्रदेश यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला रीजन जिसको बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर के जो उत्तरी भाग हैं उसमें है। ये भी रेतीला प्रदेश है जहाँ कम ऊंचाई के बालू का स्तूप, यानी जो प्रॉपर डेजर्ट वाला जो रीजन था जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला, वहाँ पे जो मिट्टी के जो टीले हैं या जिनको हम धोरे कहते हैं वो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और जो शेखावाटी है इसमें है तो मिट्टी के ढेरी, मिट्टी के स्तूप ही, लेकिन उनकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है। और ये जो रीजन है इसकी एक स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे जो जमीन के नीचे जो है वो नमकीन पानी के गर्त हैं, यानी कि बहुत लंबी लंबी दूर तक नमकीन पानी फैला हुआ है और उसकी वजह से जो इसका इस्तेमाल, जैसे डीडवाना जो है वहाँ पे नमक बनाने की झील भी है तो नमक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, पड़ियारा, कुचामन, ये जो रीजन है यहाँ पे जो है वो अपने को अंडरग्राउंड जो है वो पानी के डीप रन मिलते हैं, यानी कि पानी के जो गर्त हैं वो मिलते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ शेखावाटी रीजन। और जो चौथा जो रेगिस्तान का जो क्लासिफिकेशन है वो है घग्गर का मैदान, यानी कि जो उत्तरी राजस्थान का जो हिस्सा है जहाँ पे जो है घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो उसको घग्गर का मैदान कहते हैं। और जो घग्गर नदी है उसको डेड रिवर यानी कि मृत नदी भी कहा जाता है, बिकॉज इसका जो प्रवाह तल है वो स्पष्ट नहीं है, कहीं पर दिखती है कहीं पर गायब हो जाती है। लेकिन जब बारिश वगैरह होती है उस टाइम पे इसका पानी प्रवाहित होता है, लेकिन कई बार इसमें बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है। और जो घग्गर नदी है उसको ऐसा माना जाता है कि वो प्राचीन टाइम में जो सरस्वती नदी थी उसी का ये मॉडर्न रूप है। सरस्वती नदी जो है वो तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसका जो रिमेनेंट है वो है घग्गर नदी। और ये संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है। तो हम जानते हैं कि जो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड है। तो उसका रीजन ये जो है ये घग्गर नदी है। ठीक है। इस तरीके से हमारा डेजर्ट कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में अगली जो है वो है हमारे माउंटेन्स। तो अरावली जो पर्वतमाला है तो ये राजस्थान को लगभग पूरा एकदम बीच में से चीरती हुई निकलती है। अगर हम इसका एक्सपेंशन जब देखते हैं तो इधर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक इसका एक्सपेंशन है, यानी कि उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया आपका, ये पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व से लेके और दक्षिण पश्चिम तक इसका एक्सपेंशन है। और ये जो इधर वाला जो रीजन है ये भी इसका काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा है और इधर वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चौड़ाई भी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, जो अजमेर और जयपुर वाले जो रीजन है वहाँ पे ये काफ़ी संकड़ा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो अरावली है उसकी एक स्पेसिफिक फीचर है उसका। और हम सब जानते हैं जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका जो एक्सपेंशन है वो उत्तर में जो है वो दिल्ली से प्रारंभ होकर साउथ में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, यानी कि ये भी जो है वो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर में एक्सपेंडेड है। ओके। और उसके बाद में जो अरावली को भी है वो हमने 3 भागों में बांट लिया है पहाड़ियों की और हाइट या फिर जो उनकी जो एक्सपेंशन है उसके हिसाब से। तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में हम देखते हैं कि जो पीक्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और ये जो पूरा रीजन है वो एकदम पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है, यानी पूरा पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है। और यहाँ जो अरावली की श्रेणियाँ हैं वो अत्यधिक उच्चता लिए हुए, यानी इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 1722 मीटर है और वो सिरोही जिला जो है उसके माउंट आबू क्षेत्र में है। तो कई बार ये जिला पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में है। ओके। उसके अलावा जो बाकी जो श्रेणियां हैं उसमें शेर, उसकी हाइट लगभग 1600 मीटर है। इनकी हाइट याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर याद हम रख सकते हैं कि किसकी क्या हाइट है। कई बार एग्जाम में जो है वो
अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो उसमें गुरु शिखर का तो सबसे पता होगा सबको कि सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी है उनका ऑर्डर भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू और ऋषिकेश जो है, तो ये जो हैं सारी चोटियाँ 1000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली। उसके अलावा अरावली पर्वतमाला का जो उदयपुर राजसमंद वाला जो क्षेत्र है, उसमें भी जो हाइट है माउंटेन्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा पर्वत, ये भी हमें नाम पता होना चाहिए। उसकी हाइट जो है वो लगभग 1450 मीटर है। उसके अलावा जो बाकी रेंजेस हैं या जो बाकी श्रेणियाँ हैं उनका नाम कुंभलगढ़, जहाँ पे फोर्ट भी बना हुआ है, लीलागढ़, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, सज्जनगढ़, ये सब हैं जो इम्पोर्टेंट है। और एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि अभी हम मैप में भी देखेंगे कि जो कुंभलगढ़ और जो गोगुंदा है उनके बीच का जो एक पठारी क्षेत्र है उसको भोराट का पठार कहते हैं। तो मैप में हम देखेंगे कि ये भोराट का पठार कहाँ है। जस्ट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। उसके बाद में जो आता है वो सेंट्रल अरावली रीजन यानी कि मध्य अरावली प्रदेश। तो ये मैंने अभी बताया था कि अजमेर जिला जो है और जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। यहाँ पे जो है वो अरावली की जो एक्सपेंशन कह लें या विड्थ कह लें वो काफ़ी संकीर्ण हो जाता है यानी कि संकड़ा हो जाता है। और जो यहाँ पे जो उसकी टोपोग्राफी होती है वो भी काफ़ी फ्लैट हो जाती है यानी कि टॉप पर जो है वो समतल है। तो इस वाले रीजन में जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनमें से तारागढ़ और नाग पहाड़ प्रमुख है। उसके साथ साथ जो बीच में 4 दर्रे भी हैं, ब्यावर तहसील का जो है वहाँ पे बीच में 4 दर्रे हैं यानी कि डिफरेंट पासेज हैं, जहाँ पे पासेज इस तरीके की एक संरचना होती है कि आपका एक पहाड़ है और उसके बीच में एक और दूसरा पहाड़ है और उसके बीच से एक पूरा रास्ता निकलता है। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग 4 दर्रे बने हुए हैं जिनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। उनके नाम है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी। तो ये नाम जो है वो हमें पता होना चाहिए। बर पहला हो गया, परवेरिया और शिवपुर घाट दूसरा दर्रा, सूरा घाट तीसरा दर्रा और देबारी जो है वो चौथा दर्रा। देबारी जो है वो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ से जो है वो तांबे की इंडस्ट्रीज वगैरह भी है, उसको हम इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके। उसके बाद में जो अरावली का जो थर्ड एक्सपेंशन है वो है उत्तर की तरफ वाला। तो जो हरियाणा और दिल्ली की तरफ जो है उसका जो अगर राजस्थान के ज़िले हम देखते हैं तो जयपुर, दौसा और अलवर जो है प्रमुख ज़िले हैं। और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, जो माउंटेन्स जो रेंजेस हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, जबकि वो दूर दूर तक फैली हुई है। मतलब एक जगह पे शुरू होगी माउंटेन रेंज, फिर उसके बाद में खत्म हो जाएगी, फिर शुरू होगी, फिर खत्म हो जाएगी, उस तरीके से। ओके। और इसमें जो प्रमुख है वो है शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ। तो ये 3-4 नाम हमें पता होने चाहिए। और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है लगभग 450 से 750 मीटर। यानी कि हम देखते हैं कि जो साउथ की जो अरावली रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसकी, लेकिन जो नॉर्थ में जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी हाइट जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें जो प्रमुख माउंटेन पीक्स है उनका नाम सीकर जिले में रघुनाथगढ़ है, ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये लगभग 1000 मीटर से ज़्यादा वाली है। उसके अलावा अलवर जिले में बैराट और जयपुर में जो है वो खो पहाड़ियाँ। तो ये जो हैं 3-4 नाम है वो पता होने चाहिए। उसके अलावा अगर थोड़े और हाइट वाले पीक्स देखें तो वो जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, अलवर का जो किला है और बिलाली, ये क्षेत्र। तो मेनली जो है हमें गुरु शिखर वगैरह का पता होना चाहिए, अचलगढ़ वगैरह का पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ पता होना चाहिए और तारागढ़ पता होना चाहिए, रघुनाथगढ़ पता होना चाहिए और ये जो 4 दर्रे हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अरावली का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब उसके बाद में हम आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश पे। तो ये हमारा जो थर्ड ज्योग्राफिकल फीचर है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो लगभग नदियों के जो बहने से और उनके द्वारा जो जो वो मिट्टी वगैरह लेके आती है जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्स कहते हैं। तो उन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से जो है वो प्लेन्स बनते हैं यानी कि जो मैदान है वो बनते हैं। तो राजस्थान का जो पूर्वी प्रदेश है वो एक मैदानी क्षेत्र है और वो जो अरावली जो माउंटेन रेंज है उसके ईस्ट की तरफ एक्सपेंडेड है। और इसमें जो है वो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के कुछ हिस्से, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, इन जिलों का जो है वो भूभाग सम्मिलित है। तो इसको नदी बेसिन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है वो नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के निर्माण से इसका जो मिट्टियों का जो डिपोजिशन हुआ है उसकी वजह से यहाँ इनका निर्माण हुआ है। तो इसको भी हमने नदियों के आधार पर जो है वो अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा है। पहला जो है वो है बनास और बाणगंगा बेसिन, दूसरा जो है वो चंबल बेसिन और तीसरा जो है वो मध्य माही बेसिन यानी कि 56 बेसिन। तो जो बनास और बाणगंगा बेसिन है वो मेनली बनास और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि जो उसकी सहायक नदियां हैं जिसमें बाणगंगा, बेड़च, कोठारी, डेन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, बागन इत्यादि और गंभीर।
तो वैसे तो हम नदियों वाला जब चैप्टर, इसके अगला ही चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है बनास की वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि बेड़च, बाणगंगा, कोठारी, बांडी, मोरेल, ये सब जो है। तो इन नदियों का जो ये पूरा पानी और इसके साथ जो मिट्टी वगैरह जो संचित होती है, उसकी वजह से ये जो बनास बाणगंगा बेसिन बना है। और ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन इसकी जो ढलान है वो पूर्व की ओर है, यानी कि इसका जो एक्सपेंशन है अगर राजस्थान देखें तो हम लगभग इस तरीके का है, क्योंकि जो बनास नदी है वो आगे जाकर चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदी, और चंबल जो है वो आगे जाकर यमुना में मिलती है। तो इस तरीके से हम इसका जो ढाल जो है वो पूर्व की तरफ है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है चंबल का बेसिन, यानी कि जो चंबल नदी के जो जिन एरिया से चंबल नदी बहती है वहां पे उसकी जो द्वारा डिपोजिट की गई मिट्टी है उसकी वजह से चंबल का बेसिन बना है। तो वो जो कुछ जिले हैं उनके नाम है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और कोटा का जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है, लेकिन यहाँ जो है वो चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इसी प्रकार जो है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जो है वो हमें चंबल के बीहड़ भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो जमीन है वो बहुत ऊंची नीची है, और ये जो पूरा जो क्षेत्र है वो काफी कटा फटा क्षेत्र है, यानी कि बीच बीच में इसमें जो है बहुत हाइट है, फिर उसके बाद में बहुत डीप डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से जो है वो चंबल के बीहड़ बने हैं। और हम जानते हैं कि जो चंबल के बीहड़ है वो पहले डाकुओं को शरण देने के काम आते थे, यानी कि जो बहुत सारे इस एरिया के जो डाकू है मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले जो एरिया के हैं वो इन्हीं बीहड़ों में रहते थे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। तो ये इनके लिए एक तरीके से सेफ हेवन का काम करते थे। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पार्ट है मैदान का, वो है माही नदी का बेसिन। तो उसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ से ये बहती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, वहाँ पे लगभग बीच में 56 गांव आते हैं, तो उसकी वजह से इसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट नाम है वो हमें पता होना चाहिए। और जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जो हम रिवर वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स वो कवर करते हैं वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी कि जो साउथ राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वो असमतल है और जो पहाड़ियाँ हैं वो भी छोटी छोटी है, और ये भी जो है वो कटा फटा रीजन है, और इसकी वजह से इसको जो स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की उसमें वांगड़ के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि छप्पन का मैदान, वांगड़, ये सब जो है वो एक ही रीजन है। ओके, उसके बाद में जो है आज हमारे टॉपिक का लास्ट डिस्कशन वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती। तो जो कोटा बूंदी वाला जो रीजन है और जो झालावाड़ और 12 डिस्ट्रिक्ट वाला जो रीजन है उसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, क्योंकि पठार का मतलब हो गया एक आपका लगभग समतल एरिया, और जो है वो बाकी एरिया जो है आसपास का उससे काफी हाइट पे होता है। तो जैसे मान लो अगर ये एरिया जो समुद्र तल से अगर इसकी 150 फीट हाइट है, तो ये पूरा जो बीच वाला जो टॉप है इधर वाला, ये समझ लो मान लो 300 मीटर हाइट पे हो गया, तो इसको जो है वो एक पठार कहते हैं। तो जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है उसमें इस तरीके की जो पठार की संरचना है, और ये जो है वो मालवा का जो पठार है जो मध्य प्रदेश में है मेनली, उसका ही एक्सपेंशन है। हम देखते भी हैं कि इधर जो है वो आगे मालवा का पठार और राजस्थान जो है वो एमपी का बॉर्डर टच करता है। ओके, सो जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का एक हिस्सा है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसका विस्तार जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में है। ये एक अलग ही राजस्थान के मैप में दिखाई देता है, तो हमें इसको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो औसत हाइट है वो लगभग 500 मीटर है, और यहाँ पे जो है वो अनेक छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें मुकंदरा हिल्स यानी कि मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रमुख है, और जो बूंदी हिल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो रीजन है यहाँ से चंबल नदी निकलती है, और इसके साथ जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती और परवन, वो भी इधर से ही निकलती है। और जो उनके द्वारा जो बनाए गए कृषि के मैदान है वो काफी उपजाऊ है, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से होती है। ओके, सो एक बार फिर से हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि हमने राजस्थान को धरातलीय आधार पर किन किन भूभागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने 4 भागों में बांटा था इसको। ये जो पूरा वाला इधर वाला जो रीजन था उसको हमने डेजर्ट में डिवाइड किया था। फिर ये जो बीच में वो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है अरावली। उसके बाद में जो है हमने इसको 3 अलग अलग जो है मैदानों में बांटा था, जहाँ पे अलग अलग नदियां बह रही थी। और जो लास्ट वाला जो था फाइनल था वो था पठार, यानी कि हाड़ौती का पठार। तो अगर हमने इसको फर्दर डिटेल में जो है इसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान और बांगड़, शेखावाटी, इन 4 जिलों 4 अलग अलग रीजन्स में बांटा था। फिर जो अरावली है उसको हमने साउथ, सेंटर और नॉर्थ
करके पढ़ा था, और जो मैदान है उनको हमने लाइक चंबल का मैदान, बनास का मैदान और छप्पन नदी का जो मैदान है, यानी कि जो माही नदी का जो मैदान है, छप्पन नदी नहीं है, छप्पन मैदान का नाम है, माही नदी का नाम है, और उसके बाद जो फाइनली है वो हाड़ौती। तो ये मैंने अभी कहा था, ये मैप में पूरा अलग ही दिख जाता है। ये जो इधर जो एमपी है उसमें मालवा का पठार है, उसी का एक्सपेंशन है। तो आई होप राजस्थान के जो डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, यानी कि जो इसके धरातलीय जो भूभाग हैं, वो आप लोगों को क्लियर होंगे। तो चाहे प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। आई थिंक ज़्यादा अच्छे याद रखने के लिए या फिर जो है ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको 1 या 2 बार इस वीडियो को और देख लेना चाहिए, ताकि जो आपको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। और एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव सीन द पेपर ऑफ आरपीएससी आरएएस, और उसमें एकदम जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे गुरु शिखर की हाइट वगैरह पूछ ली जाती है, या फिर जो बाकी जो माउंटेन पीक्स हैं उनको ऑर्डर में रखना पूछ लिया जाता है, इस तरीके से। सो आई थिंक नाउ this part is clear. And how did you find it? This was a new series, new video, geography. So I think you should give the feedback. You should write in the comment section कि क्या आपको ये ज्योग्राफी का जो लेक्चर था वो समझ में आया, क्या आपको इससे कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हुई, या आपको जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता लगी। सो जो भी आपकी ओपिनियन है, यू शुड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा वन मोर थिंग, दैट इज़ if you find it useful, then please like it, share it, and subscribe to the channel, and please spread the word so that your other friends can also join and they can also get benefit, because sharing is caring. And one most important thing, अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखने का हिम्मत की है, या फिर अगर आप लोगों ने पेशेंस रखा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट बन जाएं या इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाएं। हो सकता है आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन आपको उसमें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कोई भी एग्जाम है, लाइक चाहे आरएएस है, चाहे यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। वो ज़्यादा सिलेबस क्यों होता है? वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है कि जो हर सब्जेक्ट है उसकी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और वो जो फर्दर नॉलेज है वो आपका जो भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम होते हैं वो कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक या कोई बहुत ही पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये जनरली जो है राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स वगैरह है उनके क्वेश्चन पूछते हैं, या जो एनसीईआरटी हैं या जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, तो उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जनरली कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये तो 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, तो ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आरपीएससी के पेपर बनाने वाले लोग हैं या जो यूपीएससी के पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनको पूरे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आपको जो है वो बेसिक टेक्स्ट बुक्स को ही कवर करना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे पेपर्स को, तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन अप टू 70 to 80% क्वेश्चन विच आर डायरेक्टली गिवन इन द बुक एंड दे आर आस्क्ड। बट जनरली व्हाट वी डू, हम लोग जो है वो एक्सपर्ट बनने के चक्कर में या हाई फाई बुक्स वगैरह पढ़ने लगते हैं, जो ना कभी खत्म हो पाती है और ना ही हम उनका प्रॉपरली रिविजन कर पाते हैं, एंड वी एंड अप स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स इन द एग्जाम। सो जो आपका एग्जाम में फेलियर का रीजन है वो ये नहीं है कि एग्जाम बहुत मुश्किल है। आपका फेलियर का रीजन ये है कि एग्जाम बहुत सिंपल है, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की। तो जो भी एग्जाम है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड। सो प्लीज गिव योर रिव्यू अबाउट दिस ज्योग्राफी फर्स्ट वीडियो। इफ यू गिव अ गुड रिव्यू देन वी विल कंटिन्यू विद इट, अदरवाइज वी विल थिंक अबाउट स्टार्टिंग डिफरेंट सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।